और इससे क्या होता है, सीखने का विकास की प्रतिक्रिया चलती रहती है। और अधिगम मतलब दो तरीके से होता है, मतलब इसके जो दो प्रकार होते हैं ना। इसके दो प्रकार यही है। देखिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है, अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। ये सीखने से मतलब होता है कि भैया हम क्या सीख रहे हैं। अब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अब इसमें हम देखेंगे इसका अर्थ है और परिभाषा, परिभाषा साथ ही इसकी विशेषताएं, विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। अब ये बताइए, इससे पूर्व मैंने आपको, जिसे हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम, इससे पूर्व मैंने पढ़ाया है, तो उसको थोड़ा सा आप बताइए क्या है। आवाज तो आ रही है। तो सर आवाज आ रही है सर, मैंने तो सर पढ़ा नहीं है, तो ये लोग बताएंगे सर। ठीक है, चलो आज पहले से बता रहा हूँ, याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पर, क्योंकि बीएड ड्राइंग में बीएड हो गया तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। अधिगम का मतलब होता है सीखना, हम लर्निंग भी इसे बोलते हैं, ठीक है। सीखने से मतलब है हमारा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, सीखना या अधिगम एक क्या है, व्यापक जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है। कहने का मतलब है, हम जब सीखने की अगर बात करते हैं तो ये मनुष्य के जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्या है, महत्वपूर्ण ये क्या है, एक प्रतिक्रिया है। याद रखिएगा क्या होता है, जब मनुष्य जन्म से, जन्म के उपरांत से ही क्या करता है, वो सीखना प्रारंभ कर। अगर मैं कहूँ, जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, वो क्या करता है, जब कोई माँ उसका कुछ खाना खाती है तो उसका स्वाद वो ग्रहण करता है, या कोई म्यूजिक सुनती है तो वो उसके उसमें रिएक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो गर्भावस्था से ही क्या करने लग जाता है, सीखना ये क्या कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है। मैंने कहा ना कि जो अधिगम है वो क्या है, एक व्यापक सशक्त क्या है, जो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में ये तमाम चीजें सीखता है, जब वो पैदा हो जाता है तो मनुष्य के जन्म से ही, अगर मैं बात करूं के उपरांत से ही क्या होता है, वो सीखना प्रारंभ कर देता है, और जीवन भर कुछ ना कुछ वो क्या करता है, धीरे 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 करता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। याद रखिएगा। और वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, वो जिस वातावरण में रहता है, जिस समाज में रहता है, कहीं ना कहीं उस समाज की वो चीजों को भी क्या करता है, अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। उस समाज में किस प्रकार से नियम कानून है, किस प्रकार से रहना है, क्या चीजें करनी है, क्या सही है, क्या गलत है, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो निरंतर उन चीजों को सीखता रहता है। याद रखिएगा। पहले देखिए, ये जिस दौरान ये समायोजन होता है ना, जब बच्चे के अंदर, ये जब मनुष्य के अंदर, कहीं बच्चा छात्र के अंदर क्या होता है, जब समायोजन होता है तो उसमें क्या करता है, उस दौरान क्या होता है, वो जो उसके अनुभव होते हैं, वो जब से पैदा हुआ है, या कहें जब तक वो मृत्यु तक की अगर हम बात करें, जब तक क्या करता है बच्चा, निरंतर सीखता रहता है कुछ ना कुछ। आप अभी भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो क्या करता है उस दौरान, क्या करता है वो जो अपने अनुभव है, अधिक से अधिक उन अनुभवों का क्या करना चाहता है, जीवन में लाभ उठाना चाहता है। देखिए, कभी कोई कोचिंग सेंटर में बच्चे क्यों जाते हैं, तो वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर वो अधिक से अधिक ज्ञान का क्या कर सकता है, उत्सर्जन करता है, या सीख सकता है, उनको ग्रहण कर सकता है। तो ठीक है ना। जब आप क्या होता है, याद रखिएगा, सबसे अच्छी बेहतरीन पढ़ाई कहाँ पर होती है। देखिए, जब आप स्वयं किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो वो एक एकांकी अध्ययन होता है, तो उसमें बच्चा उतना ज्यादा सीख नहीं पाता, या उतना उसको अपना मूल्यांकन कर नहीं पाता। अगर हम कहें, वो अधिक से अधिक लाभ कब उठा सकता है, अगर कहीं पर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं जहां पर छात्र संख्या बहुत अधिक है, सीखने के क्या एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो चीजें प्रेरित करता है, उससे सीखता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। अपना जो वातावरण होता है ना, उस वातावरण से क्या समायोजित करने का वो क्या करता है, प्रयत्न करता है। और इस समायोजन को ही हम क्या कहते हैं, इस दौरान क्या करता है, वो अधिक से अधिक लाभ उठाने का भरपूर कोशिश करता है, और उन लाभ उठाने का वो क्या करता है, प्रयास करता है। अब अगर बात करूं तो इसी के अंतर्गत अगर बात करूं तो मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर हम देखते हैं तो मनोविज्ञान में ये सिखाते हैं कि क्या कहता है, जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, देखिए मनोवैज्ञानिक आधार पे मैं बता रहा हूँ, वो क्या कहता है कि भैया जिस व्यक्ति में जितनी अधिक क्या होती है, सीखने की शक्ति होती है, वो उतना ही वो क्या कहता है, अपने जीवन में विकास करता है, होता है ना। अब एक चीज आप देख लीजिए, आप लोग अभी एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हो,
मान लीजिए इसमें जो अधिक से अधिक किताबों का अध्ययन करेगा या कहें नोट्स बनाएगा, तो वही बच्चा क्या करेगा, अपनी पोजीशन बना पाएगा। ये तो नहीं कि ना आप मान लो आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा बंदा है जो 2 घंटे पढ़ रहा है, तो उम्मीद किसकी है, निकलने की उम्मीद सबसे ज्यादा किसकी हो जाती है बताइए? सर 8 घंटे वाले की। 8 घंटे वाला क्यों? क्योंकि सर वो मतलब हर तरीके से नोट भी बना रहा होगा, पढ़ भी रहा होगा, डीप स्टडी कर रहा होगा। देखिए मैं यहाँ पर अगर कहें ना, अगर हम इसके आधार पर अधिगम के आधार पर बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर हम कहें तो वो क्या कहता है, उसको सिखाना कहते हैं कि भैया जो व्यक्ति जितना अधिक सीखने की जिसमें अधिक शक्ति होती है, वो उतना ही क्या होता है, अपने जीवन में विकसित होता है, कि अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। अब देखिए आपने ये सुना होगा, जो यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, 22 20 25 क्या बोलते हैं घंटे पढ़ते हैं। अब जब ये 22 घंटे जब पढ़ते हैं, तो अंततः वो क्या होता है, उस मुकाम को कहीं ना कहीं हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो क्या है, वो अपना विकास, अपने जीवन का वो कहीं ना कहीं विकास वो करते हैं। सीखने की प्रतिक्रिया में क्या होता है, व्यक्ति अनेक क्रियाओं की और उपक्रियाओं की क्या करता है, प्रयोग करता है। अब क्रियाएं क्या होती है, क्रियाएं किसी न किसी रूप में या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहा है, या ऑनलाइन पढ़ रहा है, या अधिक से अधिक किताब बुक का अध्ययन कर रहा है, या फिर नोट से बना रहा है, तो क्या करता है, कुछ गाइडेंस के माध्यम से पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो अनेक व्यक्तियों की क्रियाएं होती हैं, उसके साथ उपक्रियाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं उससे सीखने का वो क्या करता है, प्रयत्न करता है। अगर मैं अधिगम की बात करता हूं, तो अधिगम सीखना किसी सक्रिय प्रति के साथ क्या करता है, या कि सक्रिय क्रिया के साथ वो क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। देखिए आप जिस वातावरण में रहोगे, उस वातावरण की तरह क्या होता है, अपने आप को विकसित करने, कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये अधिगम का ही क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण ये भाग इसे माना जाता है। अब हम बात करते, देखिए मैंने क्या कहा, अधिगम सीखना, ये सीखने क्या होता है, व्यक्ति के जीवन पर्यंत, देखिए जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, क्रिया है, जो निरंतर चलती प्रतिक्रिया है, याद देखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब मैं कहता हूं कि अधिगम या सीखने की प्रकृति क्या होती है, अधिगम या सीखने की प्रकृति क्या होती है आरती, मैंने पहले बता कर आपको बताऊं, या सीखने क्या सर की प्रकृति, मैं कह रहा हूं कि अधिगम या सीखने की प्रकृति किसे कहते हैं, प्रकृति। इसको अगर हम ऐसे कहें, नेचुरल ऑफ लर्निंग हम कैसे कहते हैं, बताइए क्या होती है, पता नहीं है। इसमें क्या होता है, जब हम नेचुरल ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्राणी क्या करता है, प्रत्येक प्राणी में कार्य करने की क्या है, प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, कहीं ना कहीं प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है कि भैया कोई भी, प्रत्येक प्राणी की बात करते हैं, प्रत्येक कोई भी प्राणी हो सकता है, प्रत्येक प्राणी में क्या होता है, कि भैया कार्य करने की क्या प्रवृत्ति होती है, प्राणी में कार्य करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, याद रखने का, कोई भी होती है, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर कोई घोड़ा है, घोड़े की क्या प्रवृत्ति, कि वो दौड़ता है, या कुत्ते की कहते हैं, अलग अलग जितने भी जीव जंतु हैं, कहीं ना कहीं उनमें क्या होती है कि प्राणी में कार्य करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। वो कार्यों के द्वारा वो अपने जीवन को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर आप जंगल की अगर हम बात करें, अगर हम जंतु की, प्राणी की बात करते हैं, तो हिरण की क्या प्रवृत्ति है, अगर जब उसका शिकार अगर शेर करता है, तो उसकी प्रवृत्ति क्या है कि अपने आप को सुरक्षित करना है, अपनी आप की रक्षा करने के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, वो बहुत तीव्र गति से हिचकोले खाते हुए जिग जैग के रूप में वो भागता है, जिसके वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी प्राणों की रक्षा करने में कहीं ना सफल होता है। तो कहने का मतलब है कि भैया जो मनुष्य है, ये प्राणी है, वो प्रत्येक प्राणी में क्या होती है, कार्य करने की क्या कहीं प्रवृत्ति होती है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी रक्षा स्वयं करता है। अगर हम बालकों की अगर बात करें, जो बालक होते हैं, उनमें सहज क्रिया और मूल प्रवृत्तियों
के अनुसार वो क्या करते हैं, सीखते हैं। अब जो कोई बच्चा है, बच्चा क्या करता है, अपनी सहज क्रियाओं के से या कहें उसकी जो मूलभूत प्रतिक्रियाएं हैं वो उसके अनुसार सीखता है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई बच्चा अगर मोमबत्ती है, मोमबत्ती जली हुई है, तो बच्चा के अगर आप छोटे बच्चे के सामने मोमबत्ती जला के रख दीजिए, पहले बच्चा क्या होगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा। जब आकर्षित होगा, अगर मान लीजिए उसका हाथ अगर उस लॉक के संपर्क में आ गई, तो उससे क्या होगी, उसको थोड़ा सा एक जलेगा या उसको झटका जैसा लगेगा। तो फिर वो जो प्रतिक्रिया फिर आप दोहराओगे, तो उसके बाद वो क्या होगा, वो बच्चा उसके 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 पास क्या होगा, अपना माइक बंद करिए। तो उससे क्या होता है, मान लीजिए मैंने कहा कि एक मोमबत्ती है, अपना माइक बंद करो। एक क्या है, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को अगर हमने जलाया है, अगर हम बच्चों में जो बालक हो उनकी सहज क्रियाओं को अगर हम देखें, तो क्या होता है, आपने अगर कोई मोमबत्ती जला के रखे, तो बच्चा क्या होता है, उत्सुकता से क्या होता है, उसकी तरफ जाता है, तो कहीं कहीं उसको छूता है। जब छूने के बाद क्या होता है, उसको थोड़ा उसका हाथ जलता है या उसमें थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो ये क्या होता है, उसकी जो सहज क्रियाएं होती है। अब इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से क्या क्या करता है, वो सीखता है। फिर दोबारा उसके सामने यही चीजें आप दोहराओगे, तो बच्चा क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित करने का कार्य करता है, कहीं ना कहीं उससे दूर होने की कोशिश करता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि भैया कि बच्चे में भी वो सहज क्रियाओं और क्या कहते हैं जो मूल प्रवृत्तियां हैं, कहीं ना कहीं उसके अनुसार वो कहीं ना कहीं सीख रहा है। और व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, वो अपने अनुभवों के माध्यम से क्या होता है, अपने अनुभवों के आधार पर क्या करता है, उनके कार्यों में जो परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे सीखता है। या कहें जो उसके अनुभव है, अनुभव से कहीं ना कहीं वो क्या करता है, लाभ उठाने की कोशिश करता है, या कहें उसको सीखने की करता है। मनुष्य की अगर हम बात करें, मनुष्य अपने अनुसार क्या करता है, अनुसार सीखने की प्रतिक्रिया को अपनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब वो अपनाता है, अपनाने के बाद क्या करता है, उसमें उसको जितना लाभ हो रहा है, या कहें वो जितना इस चीज से अपने आप को सुरक्षित, या कहें जितना लाभ उठा सकता है, वो लाभ उठाने की कोशिश करता है, याद रखिएगा। अब ये लाभ कैसा होता है, जो उसका अनुभव है, उस अनुभव से क्या करता है, कहीं ना कहीं वो लाभ उठाने की कोशिश करता है। जब लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो हम उसी क्रिया को क्या कहते हैं, आपके अधिगम क्रिया कहते हैं, क्योंकि वो सीख रहा है ना, किसी चीज से सीख कर वो क्या करता है, अपने जीवन को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश करता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि भैया कोई भी प्राणी है, वो क्या करता है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ निरंतरता से वो क्या करता है, सीखता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, या कहें कोई भी प्राणी है, वो क्या करता है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है। और जिस व्यक्ति में सीखने या अधिगम की जितनी अधिक जिज्ञासा होगी, शक्ति होगी, कहने का मतलब है, अगर हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति में जितना अधिक अधिगम सीखने की, या कहें अधिगम, या कहें उसको सीखने की जितनी अधिक क्षमता होती है, शक्ति होती है, तो उतना ही अधिक उसका क्या होता है, जीवन का क्या होता है, विकास होता है। अब विकास क्यों, मैंने आपको बताया था, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना अधिक फल पाएगा, अपने जीवन को अच्छा बेहतर बनाएगा। तो क्या होता है, अगर हम बालकों की बात करते हैं, बालक प्रत्येक समय क्या करते हैं, अपने स्थान पर कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। देखिए बालकों की अगर हम बात करते हैं, बालक क्या करता है, बालक अपने स्थान पर, अगर हम कहें अपने स्थान पर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, याद रखिएगा। अब देखिए निरंतर, अब मैंने आपसे क्या कहा, जब मनुष्य की अगर हम बात करते हैं, मनुष्य क्या करता है, जब से जन्म से लेकर मृत्यु तक की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या करता है, वो निरंतर क्या करता रहता है, वो अधिगम की हम अधिगम क्रियाएं वो करता रहता है, जिसे हम कहते हैं सीखना, ठीक है, समझ में आ रहा है, सीखता रहता है, समझ में आ रहा है। जब ये सीखता रहता है, तो कहीं ना कहीं आप भी निरंतर क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रही हो, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, मैंने कहा कि भैया आपसे कि बालक अपने प्रत्येक समय या प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक क्षण या स्थान पर, जिस स्थान पर है,
वो कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। और इसी आधार पर जो ये कहा गया है, तो ये जो शब्द है कि भैया कभी क्वेश्चन बनता है कि बालक अपने समय पर या स्थान पर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो शब्द है वुडवर्थ द्वारा ये कहा गया है, वैज्ञानिक है, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं? सीखना विकास की प्रतिक्रिया है। वुडवर्थ द्वारा कहा गया है कि सीखना विकास की प्रतिक्रिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी? हाँ जी सर। ठीक है, ये क्या है? निरंतर वो चीजें चलती है, तो इसमें हम क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। अब बात करते हैं कि अधिगम का अर्थ है। अब देखिए, हम अभी बहुत डीपली जा रहे हैं। अधिगम का अर्थ है लर्निंग मीनिंग्स। अगर हम कहें मीनिंग्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसका अर्थ है, बताओगी क्या होता है? बताइए। देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं उसको विशेषकर इसे ध्यान से देखिएगा। जब हम कहते हैं कि अधिगम का अर्थ की अगर बात करते हैं, जो चीजें मैं कह रहा हूं वो लिखते रहिए। अधिगम क्या होता है? अगर शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होता है? मूल घटक होता है। किसका? अधिगम का अर्थ क्या होता है? बताइए, मैंने क्या बोला? अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण का प्रमुख घटक होता है। समझ में आ रहा है बेटा? अधिगम का अर्थ होता है कि अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है? घटक होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसे क्या माना जाता है? विशेष स्थान। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं इसको, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें, क्षेत्र में क्या होता है? जो अधिगम मनोविज्ञान, अधिगम शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो हम बोल रहे हैं, मनोविज्ञान, ये क्या होता है? इसका क्या होता है? अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये विशेष स्थान होता है। इसका क्या होता है? विशेष स्थान ये अपने आप में रखता है, स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैंने क्या कहा? फिर से मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं, इसको सुनिएगा। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? प्रमुख घटक या मुख्य ये अंग इसको माना जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका विशेष स्थान बताया गया है, कहें इसका विशेष महत्व इसको है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें क्या होता है? शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? बताइए जल्दी, आप बताइए। आप ये सोनी आप बताओ। शिक्षा का मुख्य, बताओ बेटा, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? बताओ बेटा आरती। सर, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप लोगों को बताओ। सोनी आवाज आ रही? जब मैं बोलता हूं तो आप बताया करो। बताओ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सीखने की क्रिया है उसको उपयोगी बनाना, ताकि अपने जीवन में प्रयोग करें। सामाजिक, छात्रों की सामाजिक उन्नति करना। वो तो अलग चीज है। अगर हम कहें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षित होना होता है, सीखना होता है। ठीक है, सीखना या शिक्षित होना। अब क्या होता है? अब शिक्षा का मेन उद्देश्य, अब कोई अनपढ़ है उसको हम शिक्षा क्यों देते हैं? क्योंकि वो चीजों को समझ सके, सीख सके और अपना बौद्धिक विकास कर सके, या कहें अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? सीखना होता है। याद रखिएगा, सीखना होता है शिक्षा का। अगर मैंने आपसे कहा कि भैया कि मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक, मैंने कहा क्या करता है? मैंने अब यहाँ पर लिखा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक वो क्या करता है? बताओ, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो क्या करता है? सीखता रहता है।
कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना अपने जीवन में, कुछ ना कुछ निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहे। अगर आप मान लीजिए अगर आप खाली भी बैठे रहती हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें आपके हृदय मन में चलती रहती है, कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति रहती है, ठीक है। तो क्या रहता है, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वो अपने मनुष्य का जो होता है जीवन, वो जीवन में जन्म से लेकर क्या रहता है, मैंने कहा जब तक मर नहीं जाता है तब तक वो, जब तक उसके अंदर प्राण होते हैं तब तक क्या करता है, वो कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। अगर मैं बात करूं, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, या आपके आसपास के जो जितना भी वातावरण है ना, मनुष्य कुछ ना कुछ अपने वातावरण में वो सीखता रहता है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप मोबाइल चला रही हैं या रील्स देख रही हैं, और आजकल की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो रील्स ज्यादा देखते हैं, यूट्यूब ज्यादा देखते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। कोई ऐसा डांस देख लिया, उस डांस से कहीं ना कहीं आप प्रभावित होते हो, उससे भी सीखना प्रारंभ कर देते हो, या आप यूट्यूब ब्लॉग बनाना शुरू करते हो, कहीं पर पढ़ने की चीजें देखी है, या कहीं किसी अफसर को आपने मीटिंग करते हुए देखा, ऐसे अफसरों को देखा, या किसी को देखा, तो उसकी तरह हम बनने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने घर में या स्कूल में या कहीं अपने आसपास जो वातावरण होता है, मनुष्य क्या करता है, उस वातावरण से भी कुछ ना कुछ वो निरंतर क्या करता है, सीखता रहता है, और अपना जो उसका जो सर्वपक्षी विकास होता है, मैं कहूँ स्वर्णांगिक जो विकास की मैंने जो बात की, तो कहीं ना कहीं उसको वो क्या करता है, विकास करता रहता है। अब मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको सिखाया था ना कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब कैसे सीखता है, उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि छोटे बच्चे की अगर हम बात करें, एक छोटा सा बालक है, उसके सामने हमने क्या करते हैं, एक दिया जला के उसके सामने ले जाने पर क्या करता है, वो क्या करता है, पहले अगर हम उसको दिया ले जाते हैं उसके सामने, तो वो क्या करेगा, पहले परिस्थिति में क्या करेगा बताइए, मन्नत आप बताओ। उसे देखेगा कुछ नया तो उसे छूने की कोशिश करेगा। मन्नत आप बताओ। सर उसको 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 ऑब्जर्व करेगा, उसकी क्वालिटीज को देखेगा। सोनिया बताओ। सर यही, पहले तो उसको देखेगा वो, और फिर उसको छूने की कोशिश भी करेगा अगर बच्चा होगा तो। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक दिया बना देते हैं, ठीक है, ये दिया है, ये जल रहा है, तो अगर यहाँ पर एक ऐसे करके थोड़ा सा एक बच्चे को दिखा देते हैं, ठीक है, ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसको देख रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन में ये जलता दिया है, ये क्या है, बालक। अब सर्वप्रथम क्या करा, बालक के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, ठीक है, जिज्ञासा पैदा होगी। वो जो छोटा बालक है उसके सामने जब हम जलता हुए दिए को ले जाएंगे, तो वो बालक क्या करेगा, उत्तेजित वश अगर कहूँ, उत्तेजना जो उसकी है कि वो नई चीज देख रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं वो सीखने की कोशिश करे, तो वो क्या करे, तुरंत उसकी जो लौ जली है उससे कहीं ना कहीं उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी लौ को क्या करेगा, सबसे पहले वो पकड़ लेता है, पकड़ने का क्या करता है, वो प्रयास करेगा, और इसी प्रयास में वो क्या करता है, उसका हाथ क्या होता है, जलने लग जाता है, उसका हाथ वो क्या होता है, जल जाता है, और वो तुरंत क्या करता है, अपने हाथ को वो पीछे खींच लेता है। जब हम पुनः इसी चीज को उसके सामने फिर दोहराते हैं, फिर से उसके सामने एक दिया ले जाते हैं जलता हुआ, तो वो क्या करता है, जो उसका पूर्व का जो ज्ञान था, क्या था उसका पूर्व का ज्ञान, भैया मैंने इसकी लौ को पकड़ा था, लौ को पकड़ने से क्या हुआ, मेरे हाथ जला और मुझे कहीं ना कहीं पेन हुआ, और उसने अपने हाथ को तुरंत पीछे कर लिया। जब हम क्या करते हैं, उसके सामने फिर वो दिया ले जाएंगे, तो जो उसका जो पूर्व का ज्ञान है, वो पूर्व का ज्ञान का जो अनुभव है, उसके आधार पर वो क्या करेगा, जो लौ को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, वो उसकी तरफ जाएगा नहीं, वो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उससे दूर हो होता रहेगा, वो दूर होगा। अब इसी विचार पर अगर हम देखें, तो इस स्थिति में क्या होता है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया वो करना समझ गया है, वो जो प्रतिक्रिया किस प्रकार से होती है कि भैया हमें आगे हाथ नहीं करना है, हाथ आगे पीछे करना है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में अगर इस पर से देखें, तो क्या होता है, बालक में क्या होता है, जो स्वाभाविक जो व्यवहार होता है, कहीं ना कहीं उसके स्वाभाविक व्यवहार में क्या हुआ, कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसे हुआ कि भैया उसने वो जो पूर्व का ज्ञान है, उस ज्ञान से कहीं ना कहीं सीखा, और नवीनतम ज्ञान उसको जो पैदा हुआ, कहीं ना कहीं उससे उसने सीखा, तो उसकी तरफ अब जा नहीं रहा है। तो इससे क्या होता है कि भैया अनुभव के आधार पर बालक क्या कहता है, जो उसका स्वाभाविक व्यवहार है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम का
सबसे महत्वपूर्ण सोपान के रूप में हम इसको कहते हैं कि इसे अभिप्रेरणा भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, प्रथम सोपान, सोपान कहते हैं। समझ में आ गया आपके क्या है? तो ये इसके अंतर्गत ये तमाम चीजें आ जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि भैया कभी कभी चीजें हम कहते हैं कि एक जैसी होती नहीं है। अब देखो मैंने कहा कि अधिगम, अब मैं यहां पर लिख देता हूं अधिगम। ठीक है, ये अधिगम मैंने यहां पर लिख दिया है। अब अधिगम का अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ बताओ। इसका होता है एक व्यापक अर्थ होता है। मैंने कल आपको परसों मैंने आपको बताया था, आरती आप भूल गई हो। एक व्यापक होता है, संकीर्ण, संकीर्ण अर्थ है। व्यापक और संकीर्ण अर्थ में क्या होता है? इसमें क्या होता है? व्यापक अर्थ में क्या होता है? वो व्यवहार करता है। समझ में आया? व्यवहार। और संकीर्ण अर्थ की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या करता है? वो सीखता है, सीख होना। समझ में आ रहा है बेटा? अब ये क्या होता है? इसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन की प्रतिक्रिया आती है इसमें, याद रखिएगा, परिवर्तन की प्रतिक्रिया ये होती है। अब इसमें क्या होता है? हमने कहा कि भैया इसका जो अर्थ होता है संकीर्ण अर्थ, व्यापक अर्थ अगर बात करते हैं सीखना और परिवर्तन की प्रतिक्रिया आ जाती है। अगर व्यवहार की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर, व्यवहार का जो सिद्धांत दिया था वो विलियम मैकडूलर ने इसका जो सिद्धांत दिया था वास्टन करके है। देखिए व्यवहार का जो सिद्धांत है वास्टन ने 1905 में इसको दिया था। ठीक है, 1905 में जो विलियम मैकडूलन है ये और वास्टन ने ये व्यवहार की थ्योरी दी थी। एक क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये शब्द जो है मनोविज्ञान की अवधारणा जिसे हम कहते हैं, तो ये किसने प्रतिपादित किया था? 1905 में वास्टन और विलियम मैकडून करके इनका नाम है, तो उन्होंने दिया था। और आपको एक चीज और बता दूं कि 1913 में वास्टन व्यवहार को लाया, याद रखना। अब कौन लाया? 1913 में वास्टन क्या रहा? व्यवहार को लाया। अब व्यवहार को कौन लाया? वास्टन। 1913 में वास्टन व्यवहार को लाया, व्यवहार का जो सिद्धांत होगा उसको ये लेके आए, याद रखना। अब जो ये व्यवहार को कहां पर लाए, आपको अगर कभी क्वेश्चन बनेगा कि 1913 में वास्टन व्यवहारवाद को, अगर मैं कहूँ व्यवहारवाद को जो लाए, जो व्यवहारवाद को कब लाए, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 1913 में वास्टन द्वारा व्यवहारवाद को ये लाया गया था, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? अभ्यास, साथ ही उसका प्रशिक्षण और उसके जो अनुभव होते हैं, अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है, जो आया हुआ जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। उसमें जो उसके व्यवहार में क्या होगा? स्थायी परिवर्तन होता है, तो उसी को हम अधिगम कहते हैं, याद रखिएगा। अब अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद किसे कहते हैं? व्यवहारवाद क्या होता है? जैसे अभ्यास है या प्रशिक्षण है, और साथ ही अगर अनुभव के कारण क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति को रख लिया, ठीक है, एक व्यवहारवाद की अगर बात करो, एक व्यक्ति को हम यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर एक व्यक्ति को बना देता हूँ, याद रखिए यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा करके ये बना दिया, इसको थोड़ा देख लिए। अब ये क्या है? इस प्रकार से मैंने व्यवहारवाद को मैं समझा रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है? व्यवहार, ये याद रख लीजिए, अपना माइक बंद करो, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन आएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कैसा होगा? स्थायी भी हो सकता है, ठीक है। ये व्यवहार में परिवर्तन आया, स्थायी समझ में आ रहा है आरती आपके? स्थायी परिवर्तन आया, तो फिर कहीं ना कहीं स्थायी परिवर्तन में क्या क्रिया हुई, क्रिया, याद रखना। अब इसमें क्या होता है?
अब इसमें किन किन चीजों को मैंने रखा, तो एक अभ्यास होता है, दूसरा प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण याद रखिएगा, और तीसरा अगर हम बात करें इसके अंदर जो होता है अनुभव, अनुभव के द्वारा, अनुभव। ठीक है, अब अनुभव के द्वारा होता है, मैंने आपको फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अब व्यवहारवाद की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, अभ्यास हो गया, प्रशिक्षण हो गया, और साथ ही जो अनुभव के कारण क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है, जो परिवर्तन होता है वो स्थायी परिवर्तन उसके उसमें आता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। अब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कैसे रहता है, अब वो स्थायी परिवर्तन कैसे आएगा, एक तो आएगा आपका जो अभ्यास से आएगा, प्रशिक्षण से आएगा, अनुभव से होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, परिपक्वता आ जाती है, संवेग का विकास हो जाता है, बीमारी आ जाता है, मादक पदार्थों का सेवन हो जाता है, थकान हो जाती है, और मूल प्रवृत्तियों को क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जन्मजात होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको स्थायी परिवर्तन बताया, स्थायी परिवर्तन कैसे होता है, एक तो अभ्यास से होगा, प्रशिक्षण से होगा, अनुभव से। समझ में आ रहा है? आ रहा है? जी सर। अब मैं ये मुझे बताओ, अस्थायी परिवर्तन एक होता है, स्थायी परिवर्तन होगा, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन के अंदर क्या क्या जाएगा पता है आपको? सर हाँ, जैसे आपने कल बताया, जैसे बीमारी हो गया, थकान हो गया, ये कुछ समय के लिए रहती है, जो मादक पदार्थ हम कुछ सेवन कर रहा है, ये सब चीजें ये क्या अस्थायी होती हैं, मतलब अस्थायी होते हैं। बिल्कुल सही, बीमारी, बीमारी होगी, थकान हो गई, और बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन करा, और सर जैसे गुस्सा हो गया, हाँ, और ये हंसना रोना, ये क्या कुछ समय के हाँ, लिए ये हो रोना जाता भी, है। रोना भी कह सकते हो। तो ये तमाम चीजें अस्थायी होती है। एक तो होता है स्थायी, स्थायी में क्या होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, कुछ चीज ऐसी होती है जो कुछ क्षण भर के लिए रहती है, वो अस्थायी होती है, तो उसको ये समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जब देखिए मैं थोड़ा सा इसको और डीपली समझाता हूँ, जब हम कहते हैं अधिगम की जो परिभाषा की अगर करते हैं, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभवों के कारण स्थायी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अब सोच लीजिए, अब मैंने आपको बता दी ना किस प्रकार से होता है, कि अधिगम की परिभाषा मैंने आपको बताई। अब अधिगम की परिभाषा अलग अलग तरीके से हो सकती है, तो आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अधिगम की अगर हम परिभाषा फिर से कह रहा हूँ, देखिए जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी लिखोगे आप, लिख लीजिए अधिगम की परिभाषा, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। समझ में आ गया? ये समझ में? अब जब मैंने कहा कि भैया परिपक्वता, अब उसमें क्या होता है, जैसे जिसे हमने कहा भैया बीमारी हो गया, थकान हो गया, मादक पदार्थों का हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, मूल प्रवृत्ति हुई, जन्मजात भी हो सकती है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा अधिगम की जो परिभाषाएं हैं, थोड़ा सा उसी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए स्किन के आधार पर अगर हम बात करें, स्किन आपने पढ़ा होगा रिस्किन करके, अब ये इनके आधार पर अगर हम बात करते हैं, इन्होंने क्या थ्योरी दी है, ये कहते हैं कि सीखना व्यवहार में क्या होता है, सामंजस्य की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम गलफोर्ड के आधार पर कहते हैं कि जो गलफोर्ड जो है वैज्ञानिक है, ये कहें मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। गिलफोर्ड के आधार पर क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, सीखना कहलाया जाता है। अगर हम देखें पेशी, एक पेशी है ऐसे करके पेशी, ये भी मनोवैज्ञानिक हैं, ये क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये क्या कहते हैं, अधिगम एक अनुभव है। अधिगम क्या है, पेशी क्या जो मत है उसके आधार पर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अधिगम एक क्या है, अनुभव है, जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है, और अगर मैं कहूँ व्यवहार की जो नवीन विधि होती है वो प्राप्त होती है, ये कहते हैं।
और हमने आपको अभी बताया था कि इससे पूर्व मैंने कहा वुड वर्थ जो थे, अगर उनके आधार पर हम देखें तो ये क्या कहते हैं, किसी भी ऐसी क्रिया, क्या कह रहे हैं, बुद्धवर्थ के अगर मतानुसार अगर हम चलें तो ये कहते हैं किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में ये सहायक होती है। देखिए किसी भी व्यक्ति के अगर हम बौद्धिक विकास की करें, उसके मानसिक विकास की बात करें तो ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, और वर्तमान में उसका जो व्यवहार है, जो अनुभव है, जो कुछ हो सकता है वो भिन्नता के साथ स्थापित हो सकता है, या कहें उसको सीखने की जो संज्ञा है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। वो अलग अलग तरीके से अपनी वो थ्योरी देते हैं, तो अलग तरीके से क्या होता है, सीखने की क्रिया और प्रतिक्रिया भी इसमें क्या होती है, सम्मिलित होती है। याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपके? यस सर। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर समाहित होती हैं। अब इसके अंदर जो तमाम चीजें और अगर हम देखें कि भैया जो एक गैरिसन है, गैरिसन के अगर मतानुसार अगर हम बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, जैसे कि कोई भी अभ्यास के साथ अगर अभ्यास या कहीं प्रशिक्षण की बात करते हैं तो इसमें क्या है, उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, नई नई तरीके के का व्यवहार, या कहें जो अपने विस्तृत व्यवहार है, अगर कहें जो नए नए तरीके के जो व्यवहार जो अपने शारीरिक या अपनी जो मानसिक प्रतिक्रिया में कुछ परिवर्तन करते हैं या कुछ नयापन सीखते हैं, तो उसके अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं, ये कहने का मतलब है। अब देखिए अधिगम की परिपक्वता की अगर हम बात करते हैं, अधिगम की परिपक्वता क्या कहते हैं, ठीक है, परिपक्वता की अगर हम बात करते हैं, अधिगम की परिपक्वता या कहें विकास की अगर हम बात करते हैं, ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझिए। तो इसको में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे अधिकतर अगर हम देखें तो जब तक शरीर के, अगर मैं कहूँ जब तक आपके जो शरीर के जो विभिन्न अंग हैं या जो भी मांसपेशियां हैं वो पूर्ण रूप से जब तक परिपक्व नहीं होती है, तब तक क्या होता है, व्यवहार में संशोधन नहीं हो सकता, उसका आपके व्यवहार में उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जब आपके शारीरिक मांसपेशियां या पूर्ण तरीके से जब विकसित हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें सीखना या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना और सरल हो जाता है। तो अधिकतर हम देखा जाता है कि जब तक शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनकी जो मांसपेशियां हैं वो पूर्ण रूप से क्या परिपक्व नहीं होती है, तब तक क्या होता है, व्यवहार में संशोधन नहीं हो सकता है। अब व्यवहार में संशोधन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अब एक चीज मान लीजिए, एक हैंडीकैप बच्चा है और एक बहुत अच्छा तरीके से स्वस्थ बंदा है, तो किसके व्यवहार में ज्यादा परिवर्तन होगा और किसके उसमें कम होगा, बताइए। बताइए सर, जो स्वस्थ होगा उसमें होगा क्या होगा, बताओ। रिपीट कर दीजिए एक बार। हैं? सर रिपीट कर दीजिए, रिपीट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कोई एक विकलांग है, कोई एक स्वस्थ बच्चा है, तो दोनों में सीखने की जो प्रवृत्ति है कैसी होगी? सर ये व्यक्तिगत है सर, मतलब जो ज्यादा जिज्ञासु होगा तो उसके पास ज्यादा सीखने की क्षमता है। देखिए मैं फिर से दोहराऊं, जब कोई बच्चा शरीर से उसके अगर जो विभिन्न अंग हैं या उसकी जो मांसपेशियां हैं वो पूर्ण रूप से अगर जब विकसित नहीं होगी और परिपक्व नहीं होती है, तब तक उसके व्यवहार में क्या होता है, संशोधन नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सीखने के लिए क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है कि वो शरीर से और मानसिक रूप से क्या हो, परिपक्व हो। अब मान लीजिए आपने दौड़ना कभी नहीं सीखा है, आप कभी दौड़े नहीं है, मान लीजिए एक बच्चा वो बच्चा है जो निरंतर ग्राउंड में दौड़ रहा है, अच्छी खासी उसका स्टेमिना है, और एक आप हो, आप तुरंत ग्राउंड में गए, आप दौड़ना शुरू कर दिए, आपने जितनी एनर्जी है उतने लगा दी, तो उसके एवज में क्या होगा, आप थकना शुरू कर दोगे, आप जल्दी थक जाओगे, और दूसरे दिन क्या होगा, आपका जो पूरा बॉडी है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा, यहाँ तक कि आप बेड से भी उठने में भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। तो ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये अपरिपक्व है, ये परिपक्व होता है, अपरिपक्व होता है, ठीक है।
अब जो परिपक्व होगा वो क्या होगा, वो शरीर से और जो मानसिक तौर से क्या होगा, वो पूर्ण रूप से विकसित होगा, परिपक्व होगा। और जो शरीर से थोड़ा सा कमजोर है, जिसकी मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, तो वो परिपक्व नहीं होगा। और उसका जो व्यवहार में भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में भी परिपक्वता नहीं आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर। अब क्या होता है, जब मैंने कहा कि भैया जो शरीर है या उसका जो मानसिक परिपक्वता की जब हम बात करते हैं, उससे क्या कारण क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं, या कहें ये जो परिवर्तन होता है ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक प्राकृतिक रूप में ये होता है, याद रखिएगा। और व्यक्ति की आयु के साथ साथ ये क्या होता है, जब व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी जो सीखने की जो कंडीशन है, उसकी जो स्तर है, उसमें भी कहीं ना भिन्नता हमें देखने को मिलती है। और सीखने की और उसकी परिपक्वता का क्या होता है, घनिष्ठ ये संबंध होता है, याद रखिएगा। ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती है। ठीक, तो अब इससे क्या पता चला आपको कि भैया जब तक आप जब तक परिपक्व नहीं हो, ठीक है, जब तक आप पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो, तो उसमें क्या हो, उसके अभाव में सीखना क्या हो जाता है, असंभव सा हो जाता है। ठीक है, अब असंभव सा क्यों हो जाता है? ठीक है, अब असंभव क्यों होगा, क्योंकि आप परिपक्व नहीं हो। आप परिपक्व कब हो गए, जब आप पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी क्या होगे, परिपक्व होगे, तब जाके आपके जो सीखने का जो आधार है वो और ज्यादा बेहतरीन होगा। अब इसमें क्या होता है, सीखने की परिपक्वता में और साथ ही जो घनिष्ठता की अगर बात करो, कहीं ना कहीं वो चीज में अभाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रकाश जी कहाँ थे? नमस्कार। चलिए, खैर तुम तो आते जाते रहते हो। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें, जो अधिगम की प्रगति की बात करते हैं या उसकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी विशेषता क्या होती है? तो जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो अधिगम निरंतर चलने वाली एक क्या है, प्रतिक्रिया, वो निरंतर चलती रहती है। और अधिगम में क्या होता है, आपको जो व्यवहार में भी कहीं ना कहीं वांछित परिवर्तन आते हैं, होते नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, अभी मान लीजिए अभी प्रकाश यहाँ पर अभी उपस्थित है, तो अभी तक अब मैंने जो आपको बता दिया है, शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब हम प्रकाश से वो चीजें पूछेंगे तो प्रकाश को नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये अभी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी क्या है, अभी परिपक्व नहीं है, आपके तौर की तरह नहीं है, क्योंकि आप अभी वो चीजें सीखते हो, तो इनके अगेंस्ट आप क्या है, परिपक्वता के श्रेणी में आ चुके हो, तो ये अभी उस श्रेणी में नहीं आए। तो ये क्या है, मैंने क्या कहा, अधिगम क्या होता है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आपके व्यवहार में परिचय। जैसे आप जैसे मान लीजिए एक क्या होता है, एक विद्यालय में एक दो कक्षा चल रही, मान लीजिए दो प्रकार की चल रही। एक में क्या होता है, बच्चा जहाँ पर बहुत संस्कारित तरीके से हर चीज सीख रहा, मैनेजमेंट है, हर चीज है, और दूसरी तरफ जैसे मन आ रहा वैसे चल रहा है। तो दोनों में से परिपक्व कौन होगा, जो सही तरीके से चल रहा है, अपनी क्रियान्वित चीजें कर रहा है, तो वो बच्चा सही तरीके से होगा, वो बच्चे की अपेक्षा जो उद्यमबाजी मचा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी क्या है, जो अधिगम व्यवहार में क्या करता है, वांछित परिवर्तन आता है। ठीक है, आपको परिवर्तित कर देता है। ठीक, और क्या होता है, अधिगम क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। ठीक है, कक्षा में कभी भी, कक्षा के बाहर भी, देखिए क्या मैंने आपको क्या कहा, एक चीज में अधिगम की मैंने अभी बात करी, अधिगम क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है कक्षा के अंदर और बाहर दोनों प्रकार से। अब इसका मतलब क्या हुआ, आरती बताइए बेटा। सर मतलब कक्षा के अंदर, मतलब जो हम प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए, हमने अगर जब मैं कह रहा हूँ कि सीखना क्या होता है, सार्वभौमिक, हम कहीं पर भी कभी भी किसी भी परिस्थिति हम सीख सकते हैं। अब कक्षा में भी सीखते हैं, कक्षा के बाहर भी हम वो चीजों को सीख सकते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया? अब क्या होता है, अब अधिगम व्यक्ति व सामाजिक दोनों होता है। अब ऐसा क्यों कहा कि भैया व्यक्ति अधिगम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, सामाजिक भी होता है और क्या है, व्यक्तिगत भी होता है।
बताओ, बताइए। मैं कह रहा हूं और समझ कि अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, ये दोनों भी है। ये देखो, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर व्यक्तिगत, व्यक्तिगत और यहाँ पर अगर हम देख लें सामाजिक, बताइए, सामाजिक दोनों हो सकता है। अब दोनों कैसे हो सकता है? देखिए, सीखने की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति अकेले में भी रहकर सीख सकता है और समाज में भी ये क्या करता है, सीख सकता है। अपने आप से भी सीखता है और समाज से भी सीखता है। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए आप जब किताबें पढ़ते हो, जब आप अकेले बैठते हो तो क्या करते हैं, आप स्वयं भी उस चीज को सीखते हो और किसी टीचर से पढ़ ले तो वहां पर भी सीखते हो। कहने का मतलब है आप अधिगम को सीखने की जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्तिगत भी कर सकते हैं और सामाजिक, दोनों प्रकार से क्या कर सकते हैं, उन चीजों को सीख सकते हैं। और अगर मैं कहूं कि जो अधिगम होता है वो सकारात्मक, देख लीजिए, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक होता है, नकारात्मक। अब मुझे बताए सकारात्मक और नकारात्मक में क्या चीज है, बताओ। बताओ बेटा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी, दोनों प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है आरती बताओ जल्दी, या सोनी आप बताओ। पर कोई करेक्ट करने वाला नहीं है, कोई ऊपर से देखने वाला नहीं है कि वो सही तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। अब देखिए, आप सही तरीके से सीख सकते हैं, ये सकारात्मक। आप नकारात्मक रूप में भी कोई चीजें ग्रहण करते हो, मगर कह रहा है जो कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए कोई चोरी करना सीख रहा है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो सीख रहा है ना कुछ वो अनुभव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नकारात्मक तरीके से वो अलग दृष्टिकोण की तरफ कहीं या अलग दिशा की तरफ वो भटक रहा है। कोई सकारात्मक व्यक्ति का होता है, वो कहेगा यार मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे टेस्ट निकालना चाहिए, मैं टेस्ट निकालने के बाद मैं अच्छे पद पे चले जाऊंगा तो मुझे मंथली ना सैलरी मिलेगी, मैं वो सैलरी से अपने जीवन को अच्छा कर सकता हूँ और समाज में अगर मुझे कोई बड़ी पदवी मिल जाती है तो मैं समाज में उससे औरों का भी हित कर सकता हूँ और लोगों का भी क्या करता है, भला कर सकता हूँ, जो मेरे से बन पाएगा उतना कर सकते हैं। एक जो सकारात्मक व्यक्ति ये बोल रहा है, एक नकारात्मक कह रहा है कि यार मुझे जल्दी ही क्या है, अमीर बनना है। एक बैंक में अगर मैं डाका लगा देता, अगर चोरी हो जाती, 1-2 करोड़ रुपए मेरा हाथ लग जाते, तो मैं अपनी जिंदगी को ऐसे वो क्या करता है। दोनों परिस्थितियों में क्या हो रहा है, सीखने का, हम सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ हम निरंतर सीख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सकारात्मक तौर पे भी सीख रहे हैं, नकारात्मक में। अब नकारात्मक तौर पे भी मैं सीख रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि बैंक में चोरी करना है तो बैंक में चोरी करने के लिए भी तो रणनीति बनानी पड़ रही है ना, सीखना है, अपने दिमाग को खर्च करना पड़ रहा है, उसमें भी अपना 100% देना, तभी जाके चोरी हो पाएगी। अगर अपना 100% नहीं दे पाएगा तो भी चोरी नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये इसमें सकारात्मक भी है, नकारात्मक, दोनों प्रकार से ये क्या है, क्रियाएं संपादित होती है। अब सीखना क्या होगा, अगर हम उद्दीपक के रूप में कहें, अनुक्रिया के संबंध में भी स्थापित की जाती है, तो इसके लिए होता है एक शब्द होता है S+R = L होता है, याद रखिएगा, S+R = L होता है। तो इसका मतलब होता है सीखना, उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध विस्थापित करने की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। जैसे मैंने कहा सीखने में हमने कहा कि भैया सीखने का जो उद्दीपक है वो S, और अनुक्रिया को हमने R में, और उसका जो संबंध स्थापित किया हमने कहा सीखने में, लर्निंग में, उसको हमने यूज कर लिया। तो ये समझ में। अब मैं कह रहा हूं कि अधिगम एक समायोजित और अनुकूल की प्रतिक्रिया है, समायोजित भी है और अनुकूल भी है, और अधिगम सक्रिय प्रतिक्रिया है। सक्रिय मतलब इसमें व्यक्ति क्या था, निरंतर कुछ ना कुछ सीखता है और एक तरीके से सक्रिय रूप में वो क्या कर रहा है, ये कार्य को कर। अधिगम में क्या होता है, ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है और क्रियात्मक भी होता है और विवेकात्मक पूर्ण भी क्रिया होती है इसमें। अब अधिगम में ज्ञानात्मक किसी चीज से हम सीख रहे हैं, भावात्मक हम कहीं अपने किसी चीज से, भावों से और क्रियाओं से, और विवेकपूर्ण हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन चीजों को क्या कर रहे हैं, अनुभव करते हैं। जब मैं कहता हूं अधिगम को हमने जिस प्रकार से आपसे कहा कि मैंने कहा सीखना, ये क्या है, एक समस्या समाधान की प्रतिक्रिया भी है। ये क्या है, समस्या भी है, कहीं ना कहीं इसका समाधान भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं होता है, याद रखिएगा। सीखना और समस्या समाधान ये निरंतर इसके अंतर्गत आती हैं।
देखिए अधिगम की अगर हम कहते हैं तो अधिगम को विशेष कर अगर देखते हैं तो सीखने की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है कि भैया हमारी जो सीखने की जो क्रियाएं हों कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं बल देती है, कहीं ना कहीं उससे हमें आगे की रणनीति बनाने में आगे का हमारा भविष्य निर्धारित करती है। और अधिगम क्या होती है, विवेकपूर्ण है और अंतर्दृष्टि की प्रतिक्रिया भी है। याद रखिएगा ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और देखिए अधिगम का उद्देश्यपूर्ण बिंदु होता है। अधिगम क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण। अब अधिगम की बात करें, उद्देश्यपूर्ण क्यों कहा, उद्देश्यपूर्ण पूर्ण बिंदु, बिंदु हम इसे कहते हैं अधिगम को। ये क्यों कहा गया बताओ। आपका एक उद्देश्य है, आपका एक उद्देश्य है कि मुझे पढ़ के मुझे इस बार एलटी का पेपर निकालना है, तो आपका एक उद्देश्यपूर्ण बिंदु है कि भैया मुझे सीखना है, पढ़ना है, तो ये आपका उद्देश्यपूर्ण बिंदु के रूप में हम इसको रखते हैं। और अधिगम ये प्रतिक्रिया ना होकर क्या है, परिणाम है। इसे हम माप नहीं सकते, याद रखिएगा। क्या करें, इसको हम माप नहीं सकते, ठीक है, इसका मापन नहीं किया जा सकता। अब अधिगम की प्रतिक्रिया है। अब भैया ये आप कितना सीख रहे हो, उसका परिणाम कैसे निकलेगा, ये हम कह नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से निकलेगा। वो सकारात्मक भी निकल सकता है और नकारात्मक भी निकल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो अधिगम की अगर हम बात करें, जो हम लर्निंग की बात करें, हम सीखने की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सीखना या अधिगम ये क्या होता है, अनुभवों द्वारा हम क्या करते हैं, अर्थ का निर्माण करते हैं। इसमें हम किसी चीज का अर्थ का इसमें क्या करते हैं, अधिगम अनुभवों द्वारा क्या करता है, अर्थ का इसमें क्या है, निर्माण किया जाता है। इसको याद रखना। अधिगम की अगर हम बात करते हैं, जो स्थानांतरण की प्रतिक्रिया को हम जैसे सीखना या फिर सीखा गया ज्ञान को आंतरिक प्रयोग में हम उसको लाते हैं, तो यह नियोजित भी है, आकस्मिक भी है। नियोजित में कभी तुरंत भी होता है, कभी हम निरंतर सीखते रहते हैं, तो कहीं भी इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिलफोर्ड, जो हमने कहा कि गिलफोर्ड एक साइकोलॉजी के विद्वान हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं। गिलफोर्ड के आधार पर अगर हम बात करें, अनुभव के आधार पर बात करें, वो क्या अपनी थ्योरी देते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम। आपका व्यवहार के कारण क्या होता है, आपके व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन होते हैं उसी को ही अधिगम कहते हैं, ठीक है। अब एक क्रुक होता है, क्रुक करके एक ये भी एक मनोवैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया जो आदत है, जो ज्ञान है, वो जो अभिवृत्ति है, उसका जो अर्जन करना या कहें उसको जो सीखना ही क्या होता है, अधिगम होता है। हम ज्ञान को किस प्रकार से सीख रहे हैं, उसमें हम अपना कितना एफर्ट डाल रहे हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उसको कितना अडॉप्ट कर रही हैं या कहें उसको कितना ग्रहण कर रही है, तमाम चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखिए कभी पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत दफे पूछा जाता है कि अधिगम के पद कितने होते हैं, अधिगम के नियम कितने होते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देता, अधिगम के नियम कितने होते हैं। नियम आप ही बताओ, नियम कितने होते हैं। 3। कितने नियम होते हैं, 3 मुख्य नियम होते हैं, 5 गौण नियम होते हैं, टोटल 8 होते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए अधिगम के अगर हम नियम की बात करते हैं तो 1913 में जब मैंने कहा कि इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, तो जो पुस्तक लिखी थी, वो जो मैंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक लिखी थी 1913 में, अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान में जो अधिगम की इसमें क्या करें हैं, 3 मुख्य और 5 यहाँ पर गौण नियमों का इनके द्वारा क्या गया है, प्रतिपादन किया गया है। रूल ऑफ लर्निंग की अगर मैं बात करूँ, क्या आपके रूल ऑफ लर्निंग कितने प्रकार के होती है, ठीक है। इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो हमने बात करी थी, शिक्षा मनोविज्ञान का जो लिखा गया था, उसमें अधिगम की जो 3 क्या है, मुख्य बातें और 5 गौण नियम का प्रतिपादन इसमें किया गया है। और अधिगम का ये नियम किसके द्वारा दिया गया है, कभी क्वेश्चन मैंने कहा तो किसके द्वारा दिया गया है, ये थॉर्नडाइक, आपने नाम सुना होगा, थॉर्नडाइक के द्वारा ये नियम दिया गया है 1913 में। इन्होंने अपनी पुस्तक में जो शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम की, इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान
इन्होंने थॉर्नडाइक द्वारा एक पुस्तक लिखी गई 1913 में, पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने अधिगम की 3 प्रमुख और साथ ही 5 यहाँ पर गौड़ नियम इनके द्वारा दिए गए। अब 3 मुख्य नियम क्या है, 3 मुख्य नियमों की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, इसमें तत्परता का नियम देखिए, लिख लीजिए। एक तत्परता का नियम होता है, एक क्या होता है अभ्यास का नियम, जिसे हम भ्रम भी कहते हैं, और एक प्रभाव का नियम। एक प्रभाव का नियम होता है। लिख लिया? यस सर। क्या होता है बताओ, क्या लिखा है, बोलिए। पहला तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव का नियम, 3 नियम होते हैं। तो 3 नियम क्या है, ये 3 नियम क्या है? अधिगम के सर शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक जो 1913 में थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई थी, उनके द्वारा ये 3 नियम जो इस पुस्तक में बताए गए हैं। जो पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम जिसे भ्रम का नियम भी कहते हैं, और तीसरा प्रभाव का नियम। ये जो 3 नियम है ये प्रमुख नियम है, याद रखना। जी सर। जी सर। क्योंकि ये 3 प्रमुख नियम मैंने बताए। अब ये 3 प्रमुख नियम के बाद क्या होता है, गौड़ का नियम होता है 5। अब फिर से मुझे बताइए, बताओ पहला नियम क्या है, बोलिए। तत्परता का नियम। दूसरा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, ठीक है। और तीसरा प्रभाव का नियम। प्रभाव का जो ये नियम ये है, ये क्या है आपके 3 प्रमुख नियम हैं। अब हम अगर हम बात करते हैं तत्परता का जो नियम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है इसको समझिएगा। यदि हम किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक या फिर मानसिक रूप से तैयार है तो उसे हम सीख जाते हैं। क्या होता है, उसे हम सीख जाते हैं, या कहें अन्यथा या नहीं। कहने का मतलब है कि जब आप तत्परता के नियम, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सीखने के क्या है ललायित हो रहे हो, तो हम क्या करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए हमारा जो शरीर है, जो मानसिक रूप से हम तैयार रहते हैं, तो जब हम सीखते हैं तो उस कार्य को क्या करते हैं, सीख जाते हैं। क्या जब ठान लेते हैं किसी चीज को, मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, आपने ठान लिया कि मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा। जब आप दृढ़ निश्चित हो जाते हो तो क्या होता है, अंततः गत्वा क्या होता है, आप उस कार्य में क्या होता है सफल हो जाते हैं, या कहें अन्यथा के उसमें नहीं भी होते। तो कहीं ना कहीं अनुमान यह होता है कि आप उस चीज को कर लेते हैं। इस नियम का प्रयोग कैसा किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस नियम का प्रयोग की अगर हम जहाँ बात करते हैं तो इसमें रुचि उत्पन्न करने में होती है। अब रुचि, किसी चीज में आपको रुचि होगी तभी तो उस चीज को शारीरिक और मानसिक रूप से उससे आप तैयार होगे ना। जब रुचि ही नहीं होगी तो वो चीज में फायदा ही क्या है। तो कहीं ना कहीं रुचि उत्पन्न करने में, और आपको जो ध्यान केंद्रित करने में और जिज्ञासा जागृत करने में ये क्रिया क्या होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम तत्परता का नियम कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी में तत्परता के नियम में जो बुर्थवर्थ हैं, तो बुर्थवर्थ है जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इस नियम को किस रूप में कहा, इन्होंने इस नियम को कहा, बुर्थवर्थ ने इस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा। कभी क्वेश्चन बनता है कि मानसिक तैयारी का नियम किसके द्वारा कहा गया था, वो बुर्थवर्थ है, उनके द्वारा इस नियम को मानसिक तैयारी का नियम क्या, कौन सी नियम को, तत्परता के नियम को। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर 2 पल के लिए सोचो, अध्यापक कक्षा में आने पर सबसे पहले इस नियम का क्या करता है, प्रयोग करता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब वो जब कोई टीचर क्लास में आता है तो क्या होता है, वो इस नियम का क्या होता है, सर्वप्रथम प्रयोग करता है। अब कैसे प्रयोग करता है, क्योंकि वो अगर हम बात करें तो वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होता है, पूरी तरीके से तैयार होता है कि भैया आज मुझे तुम्हें क्या पढ़ाना है। तो वो पहले पूर्व से उस चीज की तैयारी करके आएगा ना। अगर मान लीजिए आप कक्षा में, मान लीजिए कल के डेट में आप टीचर बन जाते हैं,
तो आप टीचर बन के जाओगे तो सीधे कक्षा में जाके आप सीधे पढ़ाना शुरू थोड़ा कर दोगे। आप उसके बारे में पहले मनन करो कि मुझे पढ़ाना क्या है, मुझे किस मेथड से पढ़ाना है, बच्चे किस प्रकार से उसमें रुचि लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी क्या होगे, तब तैयार होगे, तैयारी आपकी पूरी होगी, तब जाके वो चीजें हो पाएंगी। मैंने क्या कहा, जब अध्यापक कक्षा में आने से पहले क्या करता है, इस नियम का प्रयोग करता है। कौन से नियम का प्रयोग करता है, तत्परता का नियम को। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भैया वो कौन सा नियम है जिसमें अध्यापक कक्षा में आने से पहले इस नियम का प्रयोग करता है। तो वो कौन से नियम है, तत्परता का नियम। समझ में आ गया, बताइए।